नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। 5वां दिन है महाकुंभ का। अब तक करीब 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। कल चौथे दिन करीब 30 लाख लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। अब कल वहां पर सीएम योगी वहां पहुंचने वाले हैं और वहां की जो तैयारियां हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या को वहां पर 29 जनवरी को जो होनी है, वहां पर 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंच सकते हैं। वहां पर पहुंच करके सीएम योगी वहां की चीजों का जायजा लेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कल राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद होंगे और दोनों नेता दोनों मुख्य जो नेता है वो वहां पहुंच करके जो महाकुंभ है की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के जायजा लेंगे। आपको बता दें कि करीब 7 करोड़ लोग अब तक वहां पर शाही स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वो तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में जो आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखाते हैं। आपको बता दें, इन आंकड़ों पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आंकड़ों को लेकर के बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर आंकड़ा फर्जी है। उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाए। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, सुनिए। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए, नोटबंदी में क्या कहा? भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया? पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है कानपुर में। सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए, कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए, इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन उनके इस आंकड़े वाले बयान पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट। तो आपने सुना कि किस तरीके से आंकड़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी और जो सूबे के सीएम है साफ तौर पर कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, और लगभग अगर जो भी मीडिया वाला वहां जाएगा तो उसे वो तादाद दिखेगी भी। लंबी कतारें थी और अकेले जिस दिन मकर संक्रांति थी, करीब 3 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया था और एक लंबी अच्छी खासी कतार वहां देखने को मिली थी। तो ऐसे में सवाल जो खड़े कर रहे हैं, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन लगातार जिस तरीके से वहां पर लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में किसी तरीके के इस संख्या बल पे जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इस तरीके की लगातार जो बयानबाजी वो करता है। आपको बता दें, देर रात शासन ने 14 जिला अधिकारी बदल दिए और साथ में 3 कमिश्नर भी बदले हैं।
जिसमें लखनऊ, कानपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जैसे जगहों के भी जो डीएम है उनको बदल दिया गया है। जो लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार हैं उनको हटा करके मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री कार्यालय में रह चुके हैं। और जो अलीगढ़ के डीएम है विशाख अय्यर, उनको लखनऊ की कमान सौंपी गई है। जिलाधिकारी का जो कार्यभार है उन्होंने आज उन्होंने ग्रहण भी कर लिया है। ऐसे में देर रात 14 जो बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी है, उनका तबादला किया गया है। ये जो तबादला है ये प्रोन्नति के बाद किया गया है, क्योंकि उनका जो प्रमोशन हो गया था, जिसके बाद जो अधिकारी थे वो प्रमोट किए गए हैं। उसके बाद इन तमाम अधिकारियों को बदला गया है। जिले में भी कुछ लोगों को अदला बदली की गई। जैसा आपको मैंने बताया कि अलीगढ़ से विशाख अय्यर को यहाँ पर राजधानी लखनऊ की कमान सौंपी गई। तो अब ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सारे सहयोगी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अमनीश जुड़ चुके हैं कानपुर से। कानपुर नगर निगम ने महाकुंभ को लेकर के एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जो एक अच्छा केंद्र बना है। और न सिर्फ वहां पर लोग पहुंच करके सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, बल्कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो इसके बारे में भी जान रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कानपुर नगर निगम ने जो सेल्फी पॉइंट बनाया है। अमनीश, कानपुर नगर निगम ने एक बढ़िया सेल्फी पॉइंट बनाया प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आस्था का महाकुंभ इस वक्त चल रहा है, तो हर जिले से कहीं न कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जो भी वहाँ के जिला अधिकारी हैं या जो भी वहाँ से सक्षम अधिकारी हैं, वो इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि उनके जिले से जाने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से कानपुर में भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो की गई हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। लगातार यहाँ से ट्रेनों की भी व्यवस्था की गई है और जो बसें हैं उनको भी लगभग हर 20 मिनट में यहाँ से चलाने का प्रयास किया गया है कि हर 20 मिनट में कानपुर से या कानपुर की ओर से जो भी जाने वाले श्रद्धालु हैं वो आसानी से यहाँ से प्रयागराज कुंभ में जा सके। जिस तरीके से सरकार की मंशा है, लगभग 40 करोड़ लोग जो है यहाँ पर आकर के जो है त्रिवेणी का स्नान करें आकर के, उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है वो लगातार कार्य कर रहा है। क्योंकि कानपुर और प्रयागराज की जो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की है, तो बहुत कम समय यहाँ से लगता है और कानपुर से होते हुए बहुत सारी ट्रेनें या बहुत सारी बसें जो है उस ओर जाती हैं। तो इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है, जो नगर निगम है, वो लगातार ये कार्य कर रहा है कि जितना भी उत्साह लोगों में है त्रिवेणी जाने में, वो उत्साह उनका कम ना हो और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर के जितने भी कानपुर में गंगा के किनारे घाट बने हुए हैं, जितने जो मेन चौराहे हैं, उन सभी पे एक ऐसे सेल्फी पॉइंट को बनाया गया है कि जो यहाँ से निकलने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ पर खड़े होकर के सेल्फी भी ले रहे हैं। साथ ही साथ में जो कुंभ की जो महत्वता है, कुंभ में जो जाने का जो लोगों को में एक उत्साह है, उसको जानने का भी प्रयास कहीं न कहीं जो है करने इस सेल्फी पॉइंट के माध्यम से किया जा रहा है। खाली अमनीश, आपसे एक जानकारी भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आंकड़ों को लेकर के आप सुन रहे होंगे कैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के हर आंकड़े फर्जी हैं। और संगम में जिस तरीके से आंकड़ों की बात की जा रही है वो भी उन्होंने फर्जी बताया और कहा कि गोरखपुर से खाली ट्रेन जा रही है। अब सवाल मेरा ये है आपसे है कि जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आंकड़ों को लेकर के और एक ट्रेन को लेकर के बात कही है, क्या कानपुर में भी जिस तरीके की बात, क्योंकि आप तो फील्ड में रहते हैं, तो आप क्या लगता है कि ट्रेनें खाली जा रही हैं, बसें खाली जा रही हैं प्रयागराज महाकुंभ के लिए? देखिए, आप लगातार कहते रहते हैं कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो विपक्ष सवाल ज़रूर उठाएगा, लेकिन हकीकत जाननी है तो हमको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। तो हकीकत ये है कि इस जगह जो जो भी कानपुर का मैंने जैसा अभी पहले भी बताया है कि कानपुर क्योंकि एक मुख्य मार्ग ऐसा माना जाता है जहाँ से आसानी से जो है कि कहीं पर भी पहुँचा जा सकता है। तो आस-पास के जो भी जिले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं, आकर के यहाँ से ही जो साधन है उसको पकड़ करके जो है जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। स्थिति देखिए बहुत यहाँ पर ऐसी है कि व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है, बेहतर है। प्रशासन ने हर ऐसी व्यवस्था का करने का प्रयास किया है जिससे किसी भी तरीके की कोई जो दिक्कत है वो ना होनी पड़े। इसको लेकर के तो भीड़ की अगर बात करें तो लगातार स्टेशनों पर भीड़ है, यहाँ पर लोग दिखाई पड़ रहे हैं। प्रयागराज की तरफ ट्रेनें बहुत अधिक भर के जा रही हैं, जो बस है, बस में भी लोग बैठ कर के जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो
जो ये सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था की है, एक एआई के माध्यम से जो डाटा निकाला जा रहा है, तो उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है। यही एआई लगातार इस तरीके का कार्य कर रहा है, जिससे कहीं न कहीं जो डाटा है वो सही डाटा आ रहा है, तो हम इसको बिल्कुल झुठला नहीं सकते कि भीड़ नहीं हो रही है, ऐसी तरीके से कार्य हो रहे हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं। फिलहाल कानपुर की स्थिति तो ऐसी नहीं है। बिल्कुल अवनीश, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, आपके पास जरूर राजनीति करना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छे कामों की सराहना अभी करनी चाहिए। महाकुंभ में जिस तरीके से लोग श्रद्धालु, ये देखिए आस्था का समागम है, ये आस्था का एक तरीके से कार्यक्रम, और ये कहे कि ये पवित्र कार्यक्रम है, इसमें आस्था जुड़ी हुई है पूरे भारत के लोगों की। ये किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो इसमें कम से कम कमियां ना निकालें और कोई ऐसा भी भ्रम ना फैलाएं जिससे लोगों के मन में एक गलत मैसेज जाए। ठीक है, आपका काम है राजनीति करना, आप एक पार्टी के मुखिया हैं और आप करेंगे भी, आपको कमियां दिखाना आपका, क्योंकि जिस तरीके से एक बात निकल करके सामने आ रही है कि तमाम लोग कुछ कमियां खोद रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, और अच्छी खासी तादाद में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, और उनको भी किसी तरीके की कोई कमियां नहीं मिल रही है। लेकिन आप इस भारत एक लोकतंत्र में एक अच्छी पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी के आप मुखिया हो, लेकिन जिस तरीके से आप सवाल खड़े कर रहे हो एक आस्था के महाकुंभ पर, वहां की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कोई किसी व्यक्ति या श्रद्धालु या साधु संतों ने किसी प्रकार की कोई कमियों को लेकर के कोई सवाल खड़े किए हों। अखंड, देखिए इससे पहले जो अर्ध कुंभ हुआ था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हुई थी। मैं लगभग 1.5 महीने वहां पे रहा था और वो पूरा अर्ध कुंभ को मैंने कवर किया था। तो जो उस वक्त की जो व्यवस्थाएं थी वो काफी, जो मुझे जितना मेरा अनुमान है, काफी अच्छी और बेहतर व्यवस्थाएं जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसने की थी। अब हालांकि इस वक्त मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो भी वहां से लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे मित्रगण भी हैं वहां से आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्था है बहुत ही बेहतर की गई है। और आप जान रहे हैं कि जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वहां पर सब सुविधाएं सबको देना बहुत ही असंभव बात होती है। कि आप जिस तरीके से अगर बाथरूम की अगर बात कर ली जाए, तो अगर हम एक दिन में अगर करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो हम 1 करोड़ बाथरूम नहीं तैयार कर सकते हैं। कि एक उनकी सीमा होती है जिनको हम तैयार कर सकते हैं, और वो सुविधाएं हम दे सकते हैं। तो जिस तरीके का कार्य है वहां पर किया जा रहा है, मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो व्यवस्था है वहां पर, उस बार भी व्यवस्थाएं बेहतर थी, उस बार भी काफी अच्छी व्यवस्थाओं की बात की जा रही है। तो देखिए, सवाल उठाना बिल्कुल सही बात है, सवाल है, विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन जो इस तरीके से आस्था का एक व्यवस्था से आस्था का एक कुंभ चल रहा है, तो वहां पर सवाल की जगह पर हमको प्रयास करना चाहिए कि इस महाकुंभ में जो है लोग जाएं, जाकर के अपने धर्म की व्यवस्था को समझें और जाने की किस तरीके से त्रिवेणी वहां पर है। और एक नदी ऐसी भी है जो लुप्त है, जो दिखाई नहीं पड़ती है। तो जो जानकारियां हैं वो हम प्रयास करें कि साझा करने का प्रयास करें। आगे भविष्य में आपकी सरकार अगर आती है तो इससे भी बेहतर करने की अगर आप अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कमियां की जगह पर अगर हम बेहतर होने की व्यवस्था के लिए बात करेंगे तो मेरा मानना है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमियां बताने से बेहतर है कि आप सुझाव दीजिए कि क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, जहां आपको कमी लगती है उसमें बताएं, क्योंकि आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बड़ी पार्टी है आपके समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे सांसद हैं। आप कहो तो आप तीसरे नंबर की देश में सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश आप करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत होगी और लोगों के मन में भी मैसेज गलत जाएगा। एक आस्था का विषय है, यहाँ पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो ये किसी तरीके का झूठ और भ्रम ना फैलाए जिससे कोई असुविधा हो लोगों को भी, और एक गलत मैसेज है जिससे कुछ तरीके की कोई दिक्कत आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुका है रायबरेली से। इंद्रवीर, अभी एक मैसेज आया और पुख्ता जानकारी मिली है जिसके हिसाब से राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ संगम पहुंच सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर के? अखंड, ये अभी तक सिर्फ जो है एक खबर जो है वो पुख्ता खबर नहीं कह सकते। इस पे एक बार अभी कंफर्मेशन करने का प्रयास किया हमने, बट अभी किसी का फोन, यहाँ के जो कार्य समिति में, यहाँ के जो कमेटी में लोग हैं उनका फोन नहीं पिक हुआ है। जैसे ही कोई फोन पिक होता है या कुछ बात होती है तो डेफिनेटली हम इसको जो है सर्कुलेट करेंगे आईबीसी के माध्यम से कि हाँ, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा संगम आ सकती है। विदाउट कंफर्मेशन हम खबर को पुख्ता नहीं, सूत्रों की खबर से, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि आ सकते हैं। अब वो कंफर्म है या नहीं ये अभी हम क्लियर करेंगे जब उनका कोई प्रोटोकॉल हमारे सूचना विभाग की तरफ से या फिर कुछ ऐसा आएगा, तब उसको हम कंफर्म करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संगम पहुंच सकते हैं। अब ये कितनी बड़ी, क्योंकि रायबरेली संगम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और रायबरेली नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी हो सकता है कि संगम आए, ये ऐसी खबर है। और अगर बात करें आज की खबर की, तो एक हमारे पास तस्वीर है। ये तस्वीर स्वास्थ्य विभाग के महकमे को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है।
आप एक बार देखिए और देखने के बाद फिर इस पे हम चर्चा करते हैं कि क्या ये तस्वीर यहाँ पे होना ये आवश्यक है या नहीं। तस्वीर के माध्यम कहते हैं ना कि एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। जिस व्यक्ति का ये दिमाग है उसके उसके दिमाग के लिए क्या कुछ कहा जाए, शब्द कम पड़ रहे हैं इंद्रवीर। अखंड, ये सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और औचक निरीक्षण करते आए दिन वो अपने अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो व्यक्तिगत उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक चना अकेले जो है, कहावत है ये शुद्ध हिंदी में, अवधि में चना भार नहीं तोड़ सकता। नहीं फोड़ सकते। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं वो मुहावरा साबित होता नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री भले चाहें कि हम जो है कई चीजें सुधार लें, लेकिन आपने एक बड़ी चीज कही है अभी और इसमें थोड़ा सा हंसी भी आ रही है, सॉरी टू से, कि ये जिस आदमी का दिमाग है वो कितना बड़ा दिमागी होगा ये सोचना। इसमें जब स्वास्थ्य विभाग में जो यहाँ पे जिला अस्पताल की ये तस्वीर है और जिला अस्पताल के जो सीएमएस हैं प्रदीप अग्रवाल, उनका कहना है कि हमारे मैनेजर ने लगवा दी, क्योंकि इतना बड़ा मुझे लगता है 100 किलोमीटर में। अरे कैसे मैनेजर भाई, आपको क्या पता है कि आपको इतनी इतनी अकल नहीं है। जिस व्यक्ति ने वहां पर जाकर के बाथरूम के अंदर इस तरीके से आरओ का पॉइंट दे रखा है, पूरा फिल्टर लगा रखा है, पानी पीने के लोग बाथरूम के अंदर जाते हैं, इतना लगाया जाता तब भी समझ में आता। कहीं आपने इस तरीके का बाथरूम के अंदर लगा दोगे क्या? जी अखंड, सीएमएस से जब बात हुई, सीएमएस ने कहा कि मेरा कैंपस इतना बड़ा है कि शायद मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। तो चूंकि मुझे लगता है कि राणा बेनी माधव जिला अस्पताल रायबरेली 100 किलोमीटर मतलब पीजीआई से भी बड़े ग्राउंड में है, मुझे ऐसा लगता है वो जा नहीं सकते। क्यों? अगर आप नहीं जा सकते, आप अगर सुनिए इंद्रवीर, अगर आप नहीं जा सकते, अगर इतनी दूरी पर है तो क्या करने के लिए आप कह दो भैया कि मैं नहीं जा सकता, मैं चीजों को नहीं देख सकता, मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं काबिल ही नहीं हूँ, मैं नहीं संभाल सकता। भाई ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का डिवाइड किया जाए और कई लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। अरे लोग बनने के लिए तरसते हैं, आप बन गए तो उसका इस तरीके से बातें करो। इतना बड़ा क्षेत्र में हर जगह पहुंच नहीं सकता, कार्रवाई करते किसी न किसी के ऊपर। ऐसी बेवकूफी भरा काम कोई व्यक्ति करेगा, बाथरूम के अंदर इस तरीके से आरोप पॉइंट दिया जाएगा तो कितनी, अगर घर में भी कोई लगाता होगा किसी ना समझ के पास भी अगर इस तरीके की जानकारी होगी तो वो भी समझता कि भैया ना समझ व्यक्ति भी यार ये इस जगह पे ये पॉइंट नहीं लगना चाहिए। कितने आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो अपना। अखंड पल्ला झाड़ना भी ठीक है, मैंने मान लिया, चलो पल्ला झाड़िए, यू आर एज अ फर्स्ट सीएमएस इन रायबरेली जो शौचालय में ये लगवा रहे, ठीक है, आपने पल्ला झाड़ लिया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन क्या जो आपका अधिकारी, सक्षम अधिकारी, जो मैनेजर के ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हो, वो मैनेजर उस काबिल है या नहीं जो उसको जिला अस्पताल में मैनेजमेंट का काम दिया गया है? तो उसके पास बुद्धि नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है कि कौन चीज कहाँ पे लगानी चाहिए। अरे पहले रोटी और दाल चावल जब थाली आती है तो इंसान पहले रोटी खाता है, फिर उसके बाद चावल खाता है, फिर उसके बाद पानी पीता है। क्या पहले पानी पिएगा फिर चावल खाएगा फिर रोटी खाएगा? अरे प्रोसेस होता है किसी चीज का। अरे बुद्धिहीन इंसान, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं थी। बिल्कुल ये शब्द कह रहे हैं, बिल्कुल भी हम बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बुद्धिहीन लोग हैं। और अगर इनके ऊपर इस तरीके की जिम्मेदारी है, बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक बुद्धि, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप बाथरूम के अंदर इस तरीके से पीने के स्वच्छ पानी के लिए बाथरूम के अंदर पॉइंट बना रहे हो, आरओ प्लांट आप वहां पे लगा रहे हो। आप इस तरीके से अगर आपके अंदर कोई एक नासमझ व्यक्ति भी होता, किसी बच्चे से भी पूछ लेते तो वो भी बता देता कि ये पॉइंट कहाँ लगना चाहिए। और जब मीडिया इनसे बात करती है, अरे कहते हैं आप लोग देख लीजिए, इसको ज्यादा वो ना करिए, क्या ना करें। अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने जो व्यक्ति यहाँ से जो अधिकारी अब तक रिटायर हुए हैं, ये कंफर्म नहीं है, हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और ये आएगी तो आईबीसी इसको भी ब्रेक करेगा कि 10% इन्होंने अपना जो है कमीशन के चक्कर में लोगों की जो है जीपीएफ रोक रखा है। ये ऐसे सीएमएस है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इस पे आईबीसी मोहर नहीं लगा रहा, लेकिन जिस दिन मोहर लग जाएगी उस दिन ये भी इनका ठीकरा फूटेगा इनके सामने। ये ऐसे सीएमएस है।
तो इस तरीके की लापरवाही, घोर लापरवाही, संचार कर देने वाली बात है कि बाथरूम के अंदर इस तरीके से आरोप। स्वच्छ पानी पीने के लिए लोग पहले बाथरूम में जाएंगे, जहाँ जहाँ गंदगी कुछ भी हो, आप कितना भी क्लीन करोगे तब भी गंदगी रहती है। तमाम लोग वहां जाते हैं तो पानी पीने के लिए पहले बाथरूम के अंदर जाएंगे, उसके पानी पिएंगे। क्या मूर्खता है भाई, कैसे अधिकारी कैसे जिम्मेदारी देंगे? इसके लिए तो इनके ऊपर खतरनाक एक्शन लेकर के इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री जी अगर आप देख रहे हो, मुख्यमंत्री ने सूबे के आप, इनके ऊपर तो कठोर कार्रवाई करिए। अखंड जब इनसे डीएम के सामने इनकी कुछ हरकतें रखी थी, बीच में सीडीओ ने अर्पित उपाध्याय यहाँ पे सीडीओ हैं, जो कि लगभग जो है 7-8 महीने से चार्ज लिया हुआ है रायबरेली में, डीएम मेघालय रहे वो। उन्होंने इनका कुछ ऐसी चीजें अवैध तरीके से संचालक कुछ चीजों को लेकर के उन्होंने 1 महीने का वेतन रोक दिया। जिनका बयान आता है कि मेरा पावर डीएम के बराबर है, मैं एसपी के बराबर पावर रखता हूं। आप अपनी पावर दिखाने के लिए आपके पास बुद्धि है, और आपको इतनी बुद्धि नहीं है कि आरओ प्लांट कहां लगाया जाएगा, पानी कहां से पिया जाएगा। अरे वहां शौचालय के लिए आरओ प्लांट लगाया, क्या कीटाणु भरा पानी आपके विभाग में है? आपका पावर दिखाने के लिए बिल्कुल, जब दिमाग में बहुत बड़ी बात आपने कही इंद्रवीर, आपका डीएम का पावर है, आपके पास एसपी की बिल्कुल तनख्वाह है। खुले मंच पे आप बाइट दे रहे हो मीडिया को कि एसपी की जो तनख्वाह वो तनख्वाह मेरी है, एसपी के बराबर मेरी रैंक है। बिल्कुल है, वो आपको भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दी है, लेकिन इतनी अगर उस लायक हो तो वो यूटिलाइज करिए ना। आप इतना बड़ा कैंपस, 100 किलोमीटर का कैंपस नहीं है, 3 किलोमीटर आप डीएम है, एसपी है या फलाना ढिमकाना, से क्या लेना देना? बुद्धि आपके पास एक बच्चे के बराबर की नहीं है, तो काहे के लिए डीएम और एसपी से आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को? भाई अगर आप बुद्धि आप उस लेवल की नहीं है आपकी, अगर ठीक है हर जगह आप नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है मान भी लेते हैं चलो हर जगह नहीं पहुंच सकते हो, कम से कम कार्रवाई तो कर सकते हो। जिसने इस तरीके का दिमाग दिया हो, हटवा दिए होते। तस्वीरें आने से पहले आपके अंदर तस्वीरें लोगों के पास पहुंच गई, आपने उस पर क्या कार्रवाई तब तक की? तस्वीरें नहीं पहुंचनी चाहिए ना, ये बताना चाहिए जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है, कम से कम उनको समझाना चाहिए कि क्या ये बचकानी हरकत की भाई। बाथरूम के अंदर अगर इस तरीके से स्वच्छ पानी पीने के लिए लोग जाएंगे तो बीमार नहीं होंगे, स्वच्छ पानी पी पाएंगे वो। नहीं अखंड, इसमें हम लोग डीएम से भी बात करेंगे और डेफिनेटली इस पे कार्रवाई होगी, और मीडिया जरूर इस पे जो है संज्ञान लिया है मीडिया ने, तो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात जरूर करिएगा और बताइएगा कि इतने डीएम और एसपी की पावर रखने वाले व्यक्ति का हाल ये है कि मंद बुद्धि की तरह, नहीं कहना चाहिए, मंद बुद्धि की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ऐसे अगर कोई वहां स्वच्छ पानी पीना है तो पहले बाथरूम में जाएगा, वहां गंदगी का अंबार भी देखिए। आप भी जानते हैं कि जो सरकारी व्यवस्थाएं होती है वो कितनी साफ सुथरी होती हैं, तो पहले गंदगी के अंबार में जाएगा, वहां पानी पिएगा, तो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। बात जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? जिलाधिकारी तो बदल गए। बिल्कुल, देखिए असल खबरों में सबसे बड़ी खबर तो यही है, प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी बदल गए। और जिस तरीके से प्रतापगढ़ में उन्होंने पहले ही बड़ी चर्चाएं की कि जिलाधिकारी ने काफी अच्छे काम किए हैं, कि उन्होंने चौक घंटा घर का नाम बदल करके भारत चौक रख दिया। उसके बाद चौक घंटा घर का रंग रूप चेंज कर दिया। चलिए ठीक है, ये अच्छे कार्य थे, और क्योंकि एक भारत स्थल भी कहा जाता है चौक घंटा घर को, ऐसा ऐसी मान्यताएं हैं कि जब 14 वर्षों के वनवास के बाद राम और लक्ष्मण और सीता अयोध्या के लिए लौटी थी, तो उनका मिलाप यही हुआ था, और तब से आज तक भरत मिलाप मनाया जाता है। लेकिन एक चीज बताइए, जब तक ये संजीव रंजन यहाँ पर थे, उन्होंने महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से मजाक बनाया, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि उन्होंने सरकार की छवि इस तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया है। फिलहाल उन्होंने कुछ काम तो कराए रोडों को। देखिए मैं उसी रोड पे मौजूद हूँ, फिर से मैं रोड पे ही आ रहा हूँ। रोड से पहले सबसे महत्वपूर्ण बातें आते हैं कि 5 हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल, जो 5 जो है निर्धारित किए गए थे, जो कि रायबरेली रोड पे 4 हॉस्पिटल थे, एक शहर में था और एक अस्थायी और बनवाया गया, लेकिन वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवाया गया, छोटे कैंपस के रूप में ही बनवाया गया, लेकिन वो तो कंप्लीट हो गए। लेकिन जो 5 से 5 से अभी तक केवल 2 ही मेंटेन हो चुके हैं। एक अस्थायी छोटा सा बनाया, वो प्रयागराज बॉर्डर पे है, वो उसकी बात हटा के मैं बात कर रहा हूँ। 5 में से 2 कंप्लीट हुए। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वहां से तकरीबन 200 मीटर अंदर वो हॉस्पिटल रेडी कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उसका लेंटर और दीवार का काम हुआ है, और अभी तक फिनिशिंग नहीं हो पाई है।
ये कहा गया था कि महाकुंभ के मद्देनजर उस अस्थायी हॉस्पिटल को 45 दिन सुचारू रूप से रखा जाएगा। वहाँ डॉक्टर बैठेंगे, वहाँ नर्सेस बैठेंगी, वहाँ कंपाउंडर बैठेंगे, वहाँ मेडिसिन उपलब्ध होंगी। लेकिन मकर संक्रांति बीत गई, यहाँ तक कि अब दूसरा शाही स्नान आने वाला है, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है अखंड कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है महाकुंभ को लेकर के, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पहली बात तो महाकुंभ के 1 हफ्ते पहले आप शहर की रोड बनवाना शुरू करते हो, नो पार्किंग के नाम पे आप जो है डोरिया बांधना शुरू करते हो, पार्टी के झंडे की तरह 2 बाई 3 साढ़े 3 4 का जो है आप नो पार्किंग का बोर्ड लगाते हो पूरे शहर भर में। और उसके बाद आप रोड बनवा तो रहे हो करोड़ों की लागत से, लेकिन नाम भर कर रोड आप बनवा रहे हो। किस तरीके से आपकी रोड बन रही है, जो कि जहां तक की बात करें ठेकेदार तक कह दे रहा है कि रोड बहुत दिन नहीं चलेगी, मानक के विपरीत बन रहा है। और आनंद फानंद में अभी तक आप बजट तो आपने महाकुंभ के नाम पे कहीं ले चुके होंगे। लाला तो चले गए, अलीगढ़ चले गए हैं, महाकुंभ के नाम पे आपने बजट, आपने केवल इन रस्सियों का ही बजट लाखों में कर दिया होगा और बोर्डों का बजट आपने लाखों में कर दिया होगा। न जाने आपने कितने पैसे आपने इस रस्सियों के नाम पे आपने निकाल लिए होंगे, सड़क के नाम पे आपने निकाल लिए होंगे। उस हॉस्पिटल जो 45 दिन के लिए अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसके नाम पे आपने निकाल लिया होगा। क्योंकि कितनी बड़ी घोटाले में राज्य सरकार के केवल जो धन आ रहे हैं प्रतापगढ़ में महाकुंभ के नाम पे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब और ठेकेदारों की जेब भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कितने बड़े पैमाने में घोटाले चल रहे हैं। सड़क कहा जा रहा है 45 दिन से अधिक नहीं चलेगी। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं उसी सड़क पर मौजूद हूँ। नहीं तो ज्ञानेंद्र, एक सवाल है कि सवाल सवाल ये है ज्ञानेंद्र, जब पता है कि 45 दिन से अधिक सड़क चलेगी नहीं तो बना किस लिए रहे हैं? क्या टेम्परेरी हर व्यवस्था कर रहे हैं? क्या सड़क बना रहे हैं तो सड़क का भी तो कुछ पैमाना होता है। जब इससे पहले आपको पता था कि महाकुंभ आज का तो चल नहीं रहा है, 1.5 साल से तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर के आप क्या एन मौके पर जागे हो? और जिला अधिकारी होने के नाते क्या आपके कंधों पर जिम्मेदारियां नहीं थी? और अगर नहीं थी, जो भी लोग इसके लिए लापरवाह अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे, जिनकी भी लापरवाही की वजह से इतना देर हो गया कि महाकुंभ की शुरुआत हो गई, अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। जो सड़क इस ठंडी में बनेगी उस सड़क की क्या वैलिडिटी रहेगी, ये पता है ना? 45 दिन भी चल पाएगी कि नहीं? मान लेते हैं अस्थायी तौर पर एक सड़क का निर्माण किया गया 45 दिनों के लिए, लेकिन जब वो सड़क 45 दिन में नहीं चल पाई, 45 दिन के अंदर बन नहीं पाई, तो उस सड़क का लाभ क्या है? बिल्कुल असल में 45 दिन की बात करें तो कल रात में लॉन्ड्री छूटी थी, क्योंकि कुछ दिनों से लॉन्ड्री यहाँ बंद करी गई थी। ट्रकों का आवागमन कल देर रात से शुरुआत हुई है। देखिए, थोड़ी ही दूर से शहर से थोड़ा सा हट के बाहर निकले, एक जोगापुर एरिया पड़ता है। उस जोगापुर एरिया में वो सड़क जो है ट्रैक हो गई, क्योंकि 20 साल में ट्रैक हो जाना अभी नई नहीं बनी है, उसमें ट्रैक हो जाना सबसे बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहा है कि आप नई नई सड़क बनाए, उसके बाद उसमें ट्रैक आ गए और काफी तकरीबन 2 हाथ से ट्रैक बताए जा रहे हैं। क्योंकि किस तरीके से बनाया जा रहा, एक चीज आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि घोटालेबाजी चल रही है। आप लेकिन अभी आज सबसे पहले अवनीश अवस्थी जुड़े थे, हमारे साथी थे कानपुर से। हर शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया, मेरी जानकारी में कि हर शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाया गया, लेकिन यहाँ पे एक होर्डिंग तक नहीं लगाई गई है कि अगर पब्लिक कोई आता जाता है तो एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे अगर होर्डिंग के साथ ही फोटो खिंचवा ले। अगर जो प्रतापगढ़ के कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वो होर्डिंग के साथ खिंचवा ले। और कुछ लोग होते हैं कि अपने दिखावे के लिए कि हम आज प्रयागराज है, लेकिन रहते हो प्रतापगढ़, लेकिन कुछ यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं, सेल्फी पॉइंट तक नहीं बनाया गया। सोचिए इतनी बड़ी लापरवाही चल रही, लापरवाही नहीं, इसे हम शायद ज्ञानेंद्र महाकुंभ के बीच में अगर डीएम को बदलने की जो वजह थी वो भी नजर आ रही है कि अगर आपको बदल कर अलीगढ़ भेजा गया, हो सकता कुछ काम शासन में सरकार में आपका दिख रहा हो तो आपने कुछ अच्छा किया हो, लेकिन महाकुंभ कुछ तैयारियों को लेकर के जिस तरीके से जिला अधिकारी एक्टिव होता है और उसके कुछ अपने अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से वो भी सुर्खियों में रहता है और तमाम जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ में भी क्योंकि होके गुजर रहे हैं वहां से कई लोग, तो ऐसे में जो अगर सेल्फी पॉइंट्स होते तमाम ऐसे साइन बोर्ड्स होते हैं या फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज होती, कोई बोर्ड लगे होते तो लगता कि आपने कुछ किया है। लेकिन जिस तरीके से
जो जिला प्रशासन है प्रतापगढ़ का, उसकी लापरवाही देखने को मिली है महाकुंभ में। सड़कों के निर्माण की बात की जाए, नो पार्किंग को लेकर के व्यवस्था की बात की जाए, या फिर जो प्रमोशन की बात की जाए महाकुंभ को लेकर के, जो ये साफ तरीके से दिख रहा है कि बेपरवाह और लापरवाह रहे हैं। लेकिन बदल गया है जिले का जो अधिकारी है, कमान जिसके कंधों पर है। अब देखने वाली बात होगी कि उनके आने के बाद कितनी एक्टिवनेस होती है और तमाम जो विकास की गति, जो काम विकास के लिए किए गए उसको लेकर के उनकी क्या नई रणनीति रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए अखन अभी तक मैं सड़कों की बात कर रहा था और मेन एक छोटा सा मैं एक छोटी सी बात कहूंगा और उस बात को उसके बाद की बात में अगली बात को समाप्त करूंगा। सड़क तो बन गई, सड़क तो फिलहाल बन गई, बीच बीच में कहीं उन्होंने छोड़ा, जैसे एक पुल पड़ता है और वो शहर को कनेक्ट करता है, वो मेन पुल कहा जाता है उसे। और मैं कल देर शाम की बात बता रहा हूँ कि उस सड़क पे अब एक उस पुल पे एक और काम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सोचिए, जो कि मैंने आपको कल गूगल मैप के माध्यम से दिखाया कि अगर संगम स्थल से अयोध्या अगर आपको राम जन्मभूमि जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके अलावा गूगल मैप पे कोई और रास्ते दिखाई ही नहीं दे रहे। एनएचआई ने बाईपास को अभी अप्रूवल दिया ही नहीं है कि वो एनएचआई बाईपास से भेजे, लेकिन उसे साइन पुल कहते हैं, बेला देवी मंदिर ठीक बगल है, उस पुल पे अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है, वो भी रेलिंग का। सोचिए, अगर उससे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो जाम कितने लंबे लगेंगे ये आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि डबल लेन है, कोई 4 लेन तो है नहीं है। और अगर उस पुल पे काम होता है, आने वाला 29 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन है और वहां पे काम शुरू अभी नहीं हुआ है, वहां पे सिर्फ अभी बांधने का काम शुरू चल रहा है, रेलिंग का काम अभी वहां पे डामर सड़क, अभी इस पे सड़क छोड़ी गई है, तकरीबन 1 किलोमीटर के रेंज की सड़क छोड़ी गई है। तो अगर वहां पे काम शुरू हुआ, ये लोग लास्ट मोमेंट पे, ज्ञानेंद्र देखिए, जो आखिरी मोमेंट पे एक्टिव होता है तो इस तरीके की लापरवाहियां साफ दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं एक धब्बा भी होता है जिला प्रशासन के लिए। क्योंकि बात की जाएगी जब महाकुंभ को लेकर के तमाम जिलों ने क्या तैयारियां की थी, जो आसपास के जिले हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ को 0 नंबर मिलेगा कि जो अब तक की तैयारी उसके हिसाब से। अब नए डीएम साहब आए, देखने वाली बात होगी क्या कुछ इनके ये चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं और विकास को, जो विकास है उसकी गति देने में कितना कारगर साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। कौन सी बड़ी खबर है आदर्श हरदोई से आज की? जी अगर मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अरवल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। वहाँ पर एक झोला छाप डॉक्टर, पीड़ित ने आरोप लगाया झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक दलित व्यक्ति की मौत हो गई है। जब दलित व्यक्ति घर पर बीमार था, उसको एक झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद में वहाँ पर वो बेहोश है, उसको जैसे ही वो एक क्लिनिक पर लेकर गए, वहाँ उसकी मौत हो चुकी थी। और जब मौत होने के बाद जब जो दलित महिला थी, एफआईआर करने अरवल थाने पर गई, वहां पर उसको भगा दिया गया, वहां उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। लेकिन उसके बाद में जो उस महिला ने अपर जिला जज का सहारा लिया, कोर्ट का सहारा लिया, उस जिला जज के सहारे से उसकी एफआईआर लिखी गई है और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जी अखिल जी। स्वास्थ्य महकमे और स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, तब भी झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और ऐसा इलाज कर रहे हैं कि लोगों को ठीक होने की जगह उनकी मृत्यु हो जा रही है। कर क्या रहे हैं आखिरकार? सीएमओ साहब कहाँ हैं? उनको जानकारी इस मामले में कि नहीं है? इनको सीएमओ साहब को बिल्कुल जानकारी होगी, लेकिन सब पल्ला झाड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कोई भी मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मीडिया के सामने मत ही, कौन कहता है मीडिया के सामने? हम आपके दिन भर आपके घर के सामने थोड़ा ना बैठे हुए कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। काम तो ऐसा कीजिए कि आपकी प्रशंसा हो, आखिर आपकी नाकामियों को दिखाने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, लेकिन आप काम तो ऐसा करो कि आपकी प्रशंसा भी दिखाएं। आप वहां पर इस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई जिंदगियां चली जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है भाई? आप लोगों को समय रहते हैं, इन तमाम जो इस तरीके से जो लोग इलाज कर रहे हैं, ये अवैध लोग हैं जिनके पास तो ना डिग्री है ना कुछ भी है, लेकिन ये इलाज कर रहे हैं, इलाज के नाम पर ये अपना धंधा चला रहे हैं और इसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी चली जाती है। आप गिरफ्तार कर लोगे, हो सकता हो 6 महीने साल भर जेल में रहे, फिर छूट के आ जाएगा, फिर अपने जो धंधा उसमें लग जाएगा। ऐसे लोग समय रहते हैं, कार्रवाई की जाती तो शायद उस युवक की जान बच जाती कि नहीं बच जाती है। अगर जी दलित महिला थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन अरवल थाने के अंदर उसकी एफआईआर नहीं दर्ज नहीं की गई। जब दर्ज नहीं तो वो मजबूरी में आकर अपर जिला जज के पास गई, वहां उसने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट के सहारे से उसकी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद पुलिस जब हरकत में आई, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। देखिए, ये भी एक शर्म की बात है कि
कोर्ट से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। अगर तथ्य हैं, चीजें हैं, तो आपको कम से कम महिला की जो फरियाद है उसको सुनना चाहिए, उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट जब आपको फटकार लगाए, कोर्ट जब आदेशित करेगा कि एफआईआर लिखो, तब आप एफआईआर लिख करके किसी अपराधी को गिरफ्तार करोगे। पुलिस में बहुत सारे अच्छे काम किए जा रहे हैं, लगातार जो हौसले हैं उसको पस्त किया जा रहा है। जो योगी सरकार है वो लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कुछ जो चुनिंदा अधिकारी पुलिस वाले हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करने का काम करते हैं, तो इनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। आदर्श, अगर जी हम बताना चाहेंगे, हरदोई जनपद के मल्लावा के रहने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उनके जनपद में ऐसी घिनौनी वारदातें सामने आ रही हैं। नहीं, अगर स्वास्थ्य मंत्री सूबे के डिप्टी सीएम है, उनके जनपद में अगर इस तरीके का हाल है, तो सीएमओ साहब को अगर जानकारी नहीं कि ऐसे तमाम, देखिए आपको प्रॉपर एक मान सकते हैं कि हो सकता हो कि आप लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने में समय लग सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है। इसलिए जो अगल बगल के जो डॉक्टर्स होते हैं, चाहे उनको झोला छाप डॉक्टर कहिए या गाँव का डॉक्टर कहिए, वो लोग दवाइयां देते हैं। लेकिन ऐसे में कई ऐसी खबरें आती है कि जो गांव में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की वजह से, उनके अज्ञानता की वजह से किसी की जान चली जाती है। ढूंढना नहीं तो कम से कम ऐसे लोगों को एक चेकिंग अभियान चलाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जागरूक करना चाहिए गांव गांव जाकर लोगों को कि किसी भी अगर आप बीमारी में है तो इन झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज ना कराएं, क्योंकि आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। और शायद यही कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी हैं, वो अपने चैम्बर से बाहर निकाल कर इस तरीके कोई भी ना तो योजना बनाते हैं और ना ही लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। शायद इसकी वजह ही है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है और लोगों की जान चली जाती है। अभी अखंड जी, कुछ दिन पहले की बात है, शाहबाद में एक बच्ची की मौत हो जाती है, और उस मौत होने के बाद में यहाँ के अधिकारी रहते हैं, उस अस्पताल को, क्लिनिक को सीज कर दिया जाता है, और डॉक्टर मौके से वहां से भाग जाता है, और 2 दिन के बाद फिर वही हॉस्पिटल खुल जाता है, फिर दवाई स्टार्ट कर जाती है। कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो अधिकारियों की ये बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल लापरवाही आदर्श, इसमें कोई भी कहने में गुरेज नहीं है कि लापरवाही ना होती तो युवक की जान बच जाती, क्योंकि इस तरीके से कई बार लगता है कि मिली भगत की वजह से इस तरीके के जो अस्पताल संचालक है वो संचालन करते रहते हैं और लोगों की जो जान है वो जोखिम में और खतरे में डालते रहते हैं। कई लखनऊ में भी ऐसी कई बातें हुई जिस पर एक्शन लिया गया है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन वही है, स्टार्टिंग में जब मुद्दा गर्म रहता है तो कार्रवाई होती है, जैसे ही मुद्दा ठंडा होता है फिर से ये वो अस्पताल का संचालन शुरू हो जाता है। जो इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर है वो अपना इलाज करना जारी कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, यही बात है यहाँ पे। नहीं आदर्श, एक बार सीएमओ से बात जरूर करिएगा कि ऐसे जो तमाम झोला छाप जो डॉक्टर हैं जो पूरे हरदोई जनपद में है और ग्रामीण इलाकों में खासतौर से देखे जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या आपने योजना बनाई है, क्या रोड मैप तैयार किया है, इनको लेकर के आपकी आगे की रणनीति क्या है, इस पर जरूर आप नजर बनाए रखिएगा। ठीक है अखंड जी, IBC 24 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीएमओ से अवश्य मिलेगा और इसकी पड़ताल भी करेगा कि आखिर ये हरदोई जनपद में जो झोला छाप डॉक्टर को लेकर वारदातें हो रही हैं, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, आप क्या कहेंगे? जी अखंड जी। बिल्कुल आदर्श, बात करिएगा और जो ये भी जरूर उनसे बताइएगा कि इस तरीके की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। हरदोई की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटना, जो झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से उनकी जान चली गई है। तो ऐसे लोगों को क्या रोड मैप आपने तैयार किया है, किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ की है कि आगे इनके मन में खौफ और किस तरीके से वो अपने जो इलाज करने पे जो डॉक्टर बन करके इलाज कर रहे हैं लोगों को भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके उनका इलाज कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी मौत हो जा रही है। जरूर बात करने का प्रयास कीजिएगा और कहीं पूछिएगा जरूर कि क्या रोड मैप है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। तो 12 बजे आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।